नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की सुबह की अहम सुर्खियों के साथ। स्वतंत्रता दिवस के जश्न के लिए तिरंगे के रंग में सज धज कर तैयार हैं ऐतिहासिक इमारतें। राजधानी दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। आज शाम 7 बजे होगा राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर को बताया वोटर फ्रेंडली। आज लगातार तीसरे दिन होगी मामले की सुनवाई। चुनाव आयोग की भी सुनी जाएगी दलीलें। अलास्का में पुतिन के साथ कल होने वाली बैठक से पहले ट्रंप की रूस को चेतावनी। यूक्रेन के साथ संघर्ष नहीं रोकने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश बनी मुसीबत। लखनऊ में कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद। दिल्ली एनसीआर में देर रात से बारिश का दौर। पहाड़ों पर भी भारी बारिश की चेतावनी। और खेल की खबरों में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए भारत पेश करेगा अपनी दावेदारी। 31 अगस्त तक जमा करने होंगे दस्तावेज। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी संस्करण प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां इस समय जोरों पर हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में ऐतिहासिक इमारतें और दफ्तर भी तिरंगे के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए ये सुंदर नजारे, जहां 79वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां इस समय जोरों शोरों से चल रही हैं। सज धज कर तैयार है हमारी ऐतिहासिक इमारतें, जो बयां कर रही हैं आजादी के जश्न को। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। और 79वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के लिए इस समय इमारतें सज धज कर तैयार हो चुकी हैं। एक तरफ हर घर तिरंगा अभियान जोरों शोरों से देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है, वहीं इमारतें भी बयां कर रही हैं आन बान और शान भारत की। एक तरफ आप देख रहे हैं कि ये अयोध्या की भव्य तस्वीरें, जहां हम देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन हो, ऐतिहासिक इमारतें हों, सभी इस समय तिरंगे के रंग में रंगी हुई नजर आ रही हैं। राष्ट्र इस समय देश प्रेम की भावना में सराबोर है। और आप देख रहे हैं कि जहां पूरे देश में देशभक्ति का माहौल छाया हुआ है, वही बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो यहां सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। लाल किले के गेट पर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्कैनर लगाए गए हैं। हर व्यक्ति की जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जांच एजेंसियां सतर्क हैं और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। खास तौर पर लाल किले के आसपास सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात है। सड़कों पर पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही सुरक्षा कर्मियों को विस्फोटक और संदिग्ध वस्तुओं का पता लगाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी से भी लैस किया गया है। सीसीटीवी कैमरे और फेस डिटेक्शन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। राजधानी में हर स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। देश भर में स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इसी सिलसिले में लद्दाख में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ।
लेह के मुख्य बाजार में आयोजित हुई इस यात्रा में नागरिकों, स्थानीय नेताओं, युवा समूहों और सांस्कृतिक दलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि यह मात्र एक उत्सव नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है जो एकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करता है। हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के संबंध में भारतीय सेना ने भी एक वीडियो जारी किया है। इसमें तिरंगे को शान और अभिमान का प्रतीक बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सीमांत इलाकों से लेकर हल्द्वानी तक इस बार स्वतंत्रता दिवस का जश्न और भी खास है। वजह है राष्ट्रपति भवन से आया सीधा न्योता जो मिला है पिथौरागढ़ की 8 वीरांगनाओं और हल्द्वानी के एक दिव्यांग कलाकार को। ये सिर्फ एक आमंत्रण नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, जज्बे और देश प्रेम का राष्ट्रीय सम्मान है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का दुगतू गांव सीमांत ऊंचाई पर बसा, लेकिन इस बार चर्चा में है यहाँ की 8 वीरांगनाएं, क्योंकि इन्हें मिला है राष्ट्रपति भवन से सीधा न्योता, वो भी स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक जश्न में शामिल होने का। दिल में गर्व, चेहरे पर मुस्कान और मन में तिरंगे का सपना। खास बात यह है कि पूरे गांव में ही इन नायिकाओं के सम्मान को लेकर जश्न का माहौल है। समूह की सदस्य पूर्णिमा दुखताल ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से मिली प्रेरणा ही उनके लिए सबसे बड़ा संबल है और राष्ट्रपति से मिलना हमारे जीवन का सबसे बड़ा क्षण। सर, हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे जब से हम समूह में जुड़े हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि महिलाओं को उन्होंने इतने आगे बढ़ाया है। बहुत ज्यादा खुश है हम लोग, क्योंकि इससे पहले भी मुझे मौका मिला था 26 जनवरी में जाने का। उधर हल्द्वानी के दिव्यांग कलाकार जीवन जोशी को भी राष्ट्रपति ने समारोह में बुलाया है। कास्ट कला में महारत रखने वाले जोशी चीड़ की चाल से अनोखी कलाकृतियां बनाते हैं, जिसे उन्होंने बगेट आर्ट नाम दिया है। अपनी कला के बुलावे पर जोशी भावुक हो उठे और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताया। मैं तो दिव्यांगों से सिर्फ ये कहूँगा कि हौसला मत हारिए। आप जितना हौसला रखेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति महोदय जी ने मुझे बुलाया हुआ है और आमंत्रण दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी कला को सम्मान दिया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया ये आमंत्रण सिर्फ एक पत्र नहीं, बल्कि एक जीवन भर की साधना और सेवा को दिया गया राष्ट्रीय सम्मान है, जो कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और कलात्मकता का शानदार और जीवंत उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। आजादी के समय साल 1947 में देश के विभाजन के कारण जान गंवाने वालों और अपने मूल से उजड़ने वालों को याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया था।
14 अगस्त 1947 वो तारीख है जब भारत को काट कर बांट दिया गया था और भारत के भौगोलिक रूप से 3 टुकड़े कर दिए गए थे, जिनमें से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नाम के 2 टुकड़ों को साथ लेकर धर्म के आधार पर एक नया देश बनाया गया, पाकिस्तान। लेकिन विभाजन के बाद कीमत चुकाई इस देश के करोड़ों मासूम लोगों ने। लाखों परिवारों के इन करोड़ों लोगों को अपना घर बार सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। महिलाओं और बेटियों से बलात्कार, लूटमार और नरसंहार की इस पूरी दास्तान को शब्दों में बयान कर पाना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। जब ये अभागे अपना सब कुछ गंवाकर भारत आए, लेकिन उस समय के भारत के नेताओं से इनको वो सहारा नहीं मिल पाया जो इन्हें मिलना चाहिए था। यहां तक कि समय के साथ धीरे धीरे इनके दर्द के बारे में बातें करना भी बहुत कम हो गया। परंतु पीएम मोदी ने वर्ष 2021 में लाल किले के प्राचीर से एक बड़ा निर्णय लिया। हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन सभी लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने विभाजन के कारण अपनी जान गंवाई। पीएम मोदी ने इस दिन की घोषणा उन सभी लोगों को याद करने के लिए की थी जिन्होंने राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवा दी और अपने मूल से उजड़ गए। बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। यह सच है कि समय के पहिए को वापस नहीं घुमाया जा सकता और विभाजन की विभीषिका के दंश को झेलने वाले लोगों और उनके वंशजों को उनके जन्म स्थान, उनकी संपत्ति वगैरह लौटा पाना असंभव है। परंतु हम उनके बारे में बातें कर उनके दुखों में कम से कम शामिल तो हो ही सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत की आजादी के साक्षी, विभाजन के दर्द को करीब से देखने वाले और 1971 के युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले, हम बात कर रहे हैं कर्नल हेम सिंह शेखावत की। झुंझुनू के मंडरेला गांव के इस सपूत ने बचपन से ही देश सेवा को अपना धर्म माना और सेना में शामिल होकर उसे निभाया भी। बचपन के स्वतंत्रता संग्राम के गीत हों, विभाजन के दिन हों या युद्ध के मोर्चे पर दिखाया गया जौहर, हर अनुभव ने उन्हें देशभक्ति की मिसाल बना दिया। आज भी वे सेना की सेवा भावना को सलाम करते हैं और नई पीढ़ी को उसी जज्बे के साथ देश की रक्षा करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कर्नल हेम सिंह शेखावत की उम्र लगभग 8 वर्ष थी। झुंझुनू जिले के मंडरेला गांव में एक जागीरदार परिवार में जन्मे हेम सिंह शेखावत ने देश के उस दौर को अपनी आंखों से देखा जब एक ओर आजादी की उम्मीद और उत्साह था तो दूसरी ओर विभाजन का दर्द और अशांति भी। जब आपका पार्टीशन हो रहा था, उनको हमारे गढ़ के अंदर उनको बचा के रखा था। उनका पहले हम मरेंगे, उसके बाद में आप पर कोई आंच आएगी। लेडीज़ को हमने हमारे परिवार वालों ने अंदर भेज दिया और बाकी जो हमारे गांव के आदमी थे उसमें मुसलमान भी थे और दूसरे समाज के भी थे, उनको संरक्षण दिया। ऐसे माहौल ने नन्हे हेम सिंह के मन में यह विश्वास बोया कि देश की सेवा और उसकी रक्षा करना जीवन का सर्वोच्च धर्म है। इन्हीं भावनाओं के साथ वे बड़े हुए और भारतीय सेना में भर्ती हुए। जोधपुर के अंदर हमारे बोला गया हमारे कमांडिंग अफसर को कि आपको पाकिस्तान में करीब 80-100 किलोमीटर जाकर उनके कम्युनिकेशन सेंटर, उनके हेडक्वार्टर को बर्बाद करा।
कर्नल हेम सिंह शेखावत 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई में 10 पैरा रेजिमेंट में कैप्टन थे। छाछरों मोर्चे पर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के समय भारतीय सेना ने साहस और रणनीति का परिचय देते हुए पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में 80 किलोमीटर तक प्रवेश किया। ऑपरेशन सिंदूर एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है और बहुत ही सूझबूझ से उसकी तैयारी की गई थी और अच्छे लड़के, अच्छे ऑफिसर और अच्छे हथियारों को उनको उपयोग किया गया था। मैं तो ये कहूँगा तो तीनों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों का था, प्लस आपके गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन बहुत ही आले दर्जे का था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया, तब उन्हें विशेष आमंत्रण दिया गया। वे मानते हैं कि जिस प्रकार महाराजा गंगा सिंह में अद्भुत नेतृत्व और ऊर्जा का संचार था, वैसे ही प्रेरणादायी शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मौसम की। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। डॉक्टर दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब आपको बता देते हैं मौसम का हाल। दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल रात से ही बारिश का दौर जारी है। इससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी है। साथ ही अनुमान भी जारी किया है कि यह स्थिति अगले 1 हफ्ते तक बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ क्षेत्र और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना है। बात करें अगर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश की, तो यहां भी शनिवार तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 19 अगस्त तक मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश और अगले 2 दिनों में बिहार में भी भारी बारिश का अनुमान है। खराब मौसम और बारिश के चलते आज लखनऊ के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। बिहार और नेपाल में पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ का पानी अब आबादी वाले इलाकों में घुस चुका है, जिससे 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। जिला प्रशासन और राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। खाने से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक शिविर लगाए गए हैं। लगातार बारिश के चलते बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और बागमती समेत सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। 10 जिलों में बाढ़ का पानी फैलने से निचले इलाकों के लोग घर छोड़ ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। राहत और बचाव के लिए NDRF और SDRF की 16 टीमें तैनात हैं। 1000 नावें चल रही हैं और तटबंधों की सेंट्रल मॉनिटरिंग की जा रही है। बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। हम लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से सामुदायिक किचन हर जगह स्टार्ट कर दिया गया। 2 टाइम खाने का और सुबह में नाश्ते का भी व्यवस्था बच्चों के लिए किया जा रहा है। वहीं गंगा नदी के किनारे बसे भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। घर में काफी पानी है, लोग ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे पन्नी डाल के या किसी तरह वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा। खाना की सबसे बहुत बड़ी समस्या है। इन 10 जिलों के 54 प्रखंडों की 348 पंचायतों में करीब 25 लाख लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। राहत कार्यों के लिए 60 मोटर बोट और 1233 नाव लगातार चल रही है। अब तक 52,573 पॉलीथीन शीट और 1800 सूखे राशन पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। पशुओं के लिए चारा और चिकित्सा व्यवस्था भी की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग हालात पर रोज नजर रख रहा है और प्रभावित लोगों को अनुग्राहिक राहत राशि देने के लिए सूची तैयार करने का निर्देश जिला अधिकारियों को दिया गया है। माता पिता अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दे, ताकि बाढ़ का पानी है, कहाँ गहराई होगी पता नहीं होगा, तो कोई घटना ना हो जाए। तो बच्चों का ध्यान सब गार्डियन अपना दे, बच्चों को पानी में नहीं जाने दे और उनका ख्याल रखें।
प्रदेश में बाढ़ से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन लगातार माइकिंग के जरिए लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए भारतीय सेना एक बार फिर देवदूत बनकर सामने आई है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सेना ने लॉजिस्टिक ड्रोन का उपयोग करते हुए इस बचाव अभियान को सफल बनाया। बुधवार को ऋषि डोगरी घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बादल फटने से आई बाढ़ ने सतलुज नदी पर बने पुल को अपनी चपेट में ले लिया। इससे एक व्यक्ति भी घायल हो गया। किन्नौर के पुलिस के अधीक्षक से अनुरोध प्राप्त होने पर सेना ने तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत दल को तैनात किया। दल ने फंसे हुए नागरिकों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल सिमुलेशन सेंटर यानी कि स्किल लैब की शुरुआत हो गई है। MBBS के छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से RML अस्पताल में यह चिकित्सीय कौशल शिक्षण केंद्र को खोला गया है। सिमुलेशन सेंटर से क्या सीखेंगे मेडिकल के छात्र, इस सेंटर के प्रमुख डॉक्टर अखिलेश गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। RML हॉस्पिटल में सिमुलेशन सेंटर खुला है और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो ट्रेनिंग ले सकेंगे और जो पहले डायरेक्ट वो मरीज़ पे ट्रेनिंग देते थे उसको छोड़ करके अब यहाँ पर इस सेंटर में, स्किल सेंटर में ट्रेनिंग लेंगे। किस तरीके से सेंटर काम करेगा, हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश हैं। सर, ये जो नया सेंटर खुला है इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? पहले देखिए कि किसी भी पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ाना होता था या कोई भी मरीज़ हॉस्पिटल आता था तो डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाता था, उसको सिखाया जाता था, मरीज़ों पे सिखाया जाता था, धीरे धीरे सिखाया जाता था। अब हमारे पास ऐसे सारे मैनेकिन्स हैं जिसमें कि वो सुई लगाना सीख सकता है, इंजेक्शन कैसे देना है वो सीख सकता है। अस्पताल की कैजुअल्टी में कोई मरीज़ आता है, कोई भी इंटर्न होता है, उसके लिए वो पहला मरीज़ होता है। इस तरह से जैसे हमारे पास अब सारे सिमुलेटर्स हैं, इसमें हम वो सारा सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं कि अगर मरीज़ को दिल का दौरा पड़ा तो मरीज़ में पल्स नहीं आएगी। ये ऐसे हमारे पास मैनेकिन्स हैं, इसमें हम पल्स बंद कर सकते हैं तो उसको पता चल जाएगा कि अब इसमें पल्स नहीं आएगी, अब मेरे को छाती पे दबाव देना है, अब मेरे को CPR करना है, अब इसको मेरे को अस्पताल में ले जाके क्या क्या चीज़ें करनी है, अगर वो अस्पताल में है तो अब मेरे को आगे क्या क्या सुई लगा के क्या क्या दवाइयाँ देनी है, और जो भी चीज़ें वो करता रहेगा उसके हिसाब से उसका यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स भी पता चलता रहेगा। सपोज़ अगर मरीज़ को पल्स आनी बंद हो गई है, मरीज़ को दिल का दौरा पड़ गया है, हमने उसे बचाया, जैसे जैसे मरीज़ बचता रहेगा उसकी पल्स वापस आ जाएगी तो हमें यहाँ मॉनिटर पे पता चल जाएगा कि उसकी पल्स वापस आ गई है। अब वो मैनेकिन्स पे देख सकता है कि बच्चे का बर्थ कैसे होता है, किस तरह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सिर्फ एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं वो सीख रहा, उसके साथ साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस को कैसे ट्रीट करा जा सकता है, वो सारी चीज़ें अब वो एक आर्टिफिशियल सिनेरियो में क्रिएट होके वो सारी चीज़ें वो सीख रहा है। ये MBBS के कौन से ईयर से बच्चों को इस तरह ट्रेनिंग? जो हमारा नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसने ये मैंडेटरी किया है कि बच्चा MBBS की डिग्री उसे तभी मिलेगी जब तक वो ये कुछ स्किल्स जो हैं, जो ये तकनीक हैं, जो ये स्किल्स हैं, जब तक वो अगर ये नहीं सीखेगा तब तक उसको ये ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। किस ईयर से शुरू होगा? ये हमारा फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो फर्स्ट ईयर से वार्ड जाने शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे उनकी पढ़ाई बढ़ती रहती है वैसे वैसे ही स्किल सेट्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है, वैसे ही वैसे उनके लिए मुश्किल सिनेरियोज क्रिएट कर दिए जाते हैं। तो जैसे ही बच्चा, और सिर्फ ये वही चीज़ें नहीं है, मरीज से किस तरह से बात करनी है वो सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं इसमें। कैमरामैन जगदेव के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री गान किम योंग भारत की यात्रा पर हैं। बुधवार को सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री गान किम योंग के नेतृत्व में सिंगापुर के एक मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी है कि यदि उसने यूक्रेन में जारी संघर्ष को नहीं रोका तो उसे बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कैनेडी सेंटर में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अगर रूस संघर्ष विराम के लिए सहमत नहीं होता तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिनमें टैरिफ और प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। ये बयान 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बैठक से पहले आया है।
और अब खेल से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की बुधवार को आयोजित हुई विशेष आम बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली को औपचारिक मंजूरी मिल गई है। भारत ने साल 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए पहले ही रुचि पत्र प्रस्तुत कर दिया है। हालांकि मेजबान शहर को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। भारत को 31 अगस्त की समय सीमा से पहले अंतिम बोली के लिए प्रस्ताव जमा करना है। कनाडा के इस दौड़ से हटने के बाद भारत को इसकी मेजबानी मिलने की संभावना अब बढ़ गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं नया सवेरा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।